गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द। इसका मतलब ये होता है कि अकाउंट्स करते समय अपन को कौन कौन से वर्ड्स बीच में आएंगे, उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं ड्राइंग्स तो क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ड्राइंग जो अपन करते हैं, जिसमें अपन चित्र वगैरह, डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, कलर वगैरह करते हैं। लेकिन अकाउंट्स के अंदर ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण करना, निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। अगर कुछ अमाउंट या कुछ स्टॉक अपन बिजनेस से निकालते हैं तो उसको अपन ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे इसके अंदर मैं पूछूं आपसे कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो भी आप उसके बारे में नहीं बता पाएंगे। जब तक अपन इसकी शब्दावली नहीं समझेंगे तब तक अपन अकाउंट्स की ये लैंग्वेज होती है कि अकाउंट्स में कौन कौन से वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जिसमें सबसे पहला वर्ड अपना आएगा इकाई। इकाई के अंदर जितना भी मैंने ये आपको टॉपिक करवा रही हूँ, ये पूरा आपको कॉपी के अंदर लिखना है, रजिस्टर के अंदर। सबसे पहले अपन इकाई के बारे में पढ़ते हैं। इकाई का मतलब होता है कि कोई यूनिट तैयार करना, कोई प्रोडक्ट तैयार करना। अगर किसी बिज़नेस की कोई पहचान होती है तो उसके प्रोडक्ट से होती है। जैसे हम रामलाल क्लॉथ मर्चेंट बोलते हैं, रामलाल क्लॉथ मर्चेंट, इसका मतलब वो कौन सा बिज़नेस करता है? क्लॉथ का करता है। अगर अपन रमेश ऑयल रिफाइनरी करते हैं तो रिफाइनरी ऑयल शब्द आ गया, माने वो तेल का कारोबार करता है। अगर अपन जेके सीमेंट फैक्ट्री का नाम लेते हैं, इसका मतलब वो सीमेंट का काम करता है। तो ये जो भी अपन चीज़ें पढ़ते हैं वो सब इकाई के अंदर आती है, जिसके द्वारा व्यवसायिक उद्यम की पहचान होती है। व्यवसायिक उद्यम का मतलब होता है कि उद्योग की पहचान होती है। उसके बाद सेकंड नंबर टॉपिक अपना आएगा लेन देन का। लेन देन का मतलब ये होता है कि इसमें दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई विशेष घटना होती है। ये जो घटना या जो भी ट्रांजिशन होता है, जो लेन देन होता है, वो मौद्रिक होगा, माने कुछ ना कुछ मूल्य के आधार पर होगा, कुछ ना कुछ पैसा इसमें देना पड़ेगा। ये लिखा है कुछ मूल्य देना पड़ेगा। माल का क्रय करना, धन की प्राप्ति करना, लेनदारों को भुगतान करना, आय आदि, ये सब लेन देन के अंदर ही आता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे परिसंपत्तियाँ। परिसंपत्ति का मतलब होता है एसेट्स। यहाँ पर एसेट्स जैसे अपने घर के अंदर फर्नीचर है, डबल बेड है, सिंगल बेड है, तो बिज़नेस के अंदर तो ये चीज़ें नहीं होती है। बिज़नेस के अंदर क्या होती है? मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, प्लॉट हो गया, बिल्डिंग हो गई, और इसके अलावा फर्नीचर हो गया। और उस ऑफिस के अंदर अपने पास क्या क्या हो गया? स्टॉक हो गया। ऑफिस के अंदर एसी वगैरह लगी हुई है या जो भी फर्नीचर रखा हुआ है, ये सब अपन एसेट्स के अंदर काउंटिंग करते हैं। एसेट्स भी दो तरह की होती हैं। परिसंपत्तियों को इंग्लिश में एसेट्स कहते हैं। एसेट्स टू टाइप्स की होती है, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। जैसे ये चार्ट में बना हुआ है अपने पास, परिसंपत्तियाँ दो तरह की होती हैं, गैर चालू संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ। चालू संपत्तियों को इंग्लिश में कहते हैं करंट एसेट्स, और गैर चालू संपत्तियों को इंग्लिश में कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अपने क्या क्या आएगी? स्थिर परिसंपत्तियाँ माने फिक्स्ड, गैर चालू निवेश, स्थगित कराधान परिसंपत्तियाँ, दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? गैर चालू परिसंपत्तियों के अंदर आती हैं। अब इसके अंदर अपन स्थिर परिसंपत्तियों के अंदर भी अपन पढ़ते हैं मूर्त परिसंपत्तियाँ। अब ये मेन इम्पोर्टेंट है, मूर्त, जिसको अपन विजुअली देख सकते हैं। जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, टूल्स माने औजार हैं, बिल्डिंग है, जिसको अपन मूर्त रूप से देख सकते हैं, ये मूर्त परिसंपत्तियाँ कहलाती हैं। मैं एक बार वापस इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। स्थायी संपत्तियों का मतलब ये होता है कि ऐसी संपत्तियाँ जिनका प्रॉफिट अपन को इन फ्यूचर कई सालों तक मिलता रहता है। जैसे आज अपन ने कोई बिल्डिंग खरीदी है, उसमें अपन ने कारोबार शुरू किया, बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो वो बिल्डिंग कम से कम 10 से 15 साल तक अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी और अपन को प्रॉफिट देती रहेगी। तो वो कौन सी परिसंपत्ति कहलाएगी? मूर्त। अमूर्त परिसंपत्ति का मतलब ये होता है जैसे गुडविल अपन को दिखाई नहीं देती है, गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है,
ये सब अमूर्त परिसंपत्ति होती हैं जो अपन को दिखाई नहीं देती है, लेकिन अपन उसको रियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कोई जाना माना बिजनेस का नाम ले लो, जैसे अपन टाटा बिरला का नाम ले लेते हैं। जैसे अपने दिमाग में टाटा अपन जैसे उनका नाम लेते हैं टाटा बिरला का, तो एक उनकी छवि, उनकी जो रेपुटेशन है वो अपने माइंड में आ जाती है कि हाँ, ये तो बहुत अंबानी जो है पैसे वाले प्रॉपर्टी है, पैसे वाले हैं और एक जाने माने अमीरों में से आते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके नाम से नहीं चलती है, बल्कि इनके बिजनेस के अंदर इन्होंने गुडविल कमा रखी है, उन्होंने अपनी ख्याति कमा रखी है, जिसको अपन अमूर्त परिसंपत्तियाँ कहते हैं। ठीक है, मेन ये दो टाइप इंपॉर्टेंट है, मूर्त संपत्तियाँ और अमूर्त परिसंपत्तियाँ। अब अपन करंट एसेट्स के अंदर आते हैं, चालू संपत्तियों के अंदर। चालू संपत्तियों में आपका क्या क्या आएगा? डेप्टर्स आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, बीआर आ जाएगा। इसमें हिंदी में नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको इंग्लिश में बोलती हुई जा रही हूँ। डेप्टर्स, स्टॉक, बीआर, और मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं वो, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इस करंट एसेट्स के अंदर आती हैं। मैं एक ग्रुप के अंदर एक पिक और भेजूँगी, उसमें आपको चालू संपत्तियों के बारे में पूरी दे रखी है डिटेल्स, वो आपको देख लेना। उसके बाद अपन देयता के बारे में आते हैं। देयताएं का मतलब होता है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब है कि अगर अपन किसी भी व्यक्ति से उधार लेते हैं, लोन ले रखा है, या किसी फैक्ट्री से या किसी बिजनेसमैन से अपन ने उधार में माल ख़रीदा है, तो इसका मतलब अपन को इन फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आज अपन किसी बिजनेसमैन से 20,000 का माल स्टॉक उठा रहे हैं, अपन ने 5,000 तो कैश दे दिए और 15,000 की अपन ने क्रेडिट करवाई, क्रेडिट माने उधार करवाई। अब उसको एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद, जब भी जितना टाइम अपन ने उनको बोला है, उसके बाद अपन को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो कहलाती है लायबिलिटीज़, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं देयताएं। ठीक है, नेक्स्ट, लायबिलिटीज़ भी टू टाइप्स की होती है। नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको अपन फिक्स्ड लायबिलिटी कहते हैं, और दूसरा आएगा आपकी करंट लायबिलिटी, जिसको अपन चालू देयताएं कहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको अपन फिक्स्ड लायबिलिटी कहते हैं, इनमें अपने यहाँ लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे। लंबी अवधि के अगर अपने लोन लिए, 10 से 15 साल के लोन लिए हैं, तो वो इसके अंदर आएंगे। उसके बाद अगर टैक्सेशन वगैरह अपन को चुकाना है, कराधान वगैरह चुकाना है, तो वो भी उसके अंदर ही आएगा। अन्य दीर्घकालीन ऋण, अगर अदर लॉन्ग टर्म, जैसे अपन ने किसी रिश्तेदार वगैरह से लोन ले रखा है, किसी प्राइवेट बैंक से लोन ले रखा है, तो वो भी दीर्घकालीन ऋण के अंदर आएगा। अन्य दीर्घकालीन प्रावधान माने प्रोविजंस, ये सब चीज़ें अभी आपको बहुत टिपिकल लग रही होंगी, ये टिपिकल लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे अपन चैप्टर्स के अंदर इनको पढ़ते हुए जाएंगे, तो आपको ये सभी पॉइंटें आपको लर्न भी होती जाएंगी और इनके इंग्लिश के नाम आपको खुद ही आ जाएंगे जैसे जैसे प्रैक्टिकल अपन करेंगे। उसके बाद अपन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर लेते हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर अपना क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन आएगा, बीपी आ जाएगा। ये बीपी, बीआर और क्रेडिटर्स, डेप्टर्स, ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको डिटेल में समझाती जाऊंगी, नीचे और आती जाएगी वोकेबलरी में, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये आपकी लायबिलिटीज़ कंप्लीट हो गई। लायबिलिटीज़ का मतलब है कि इन फ्यूचर अपन को जो पेमेंट करना है वो है। अब ये लायबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अपनी है पूंजी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। आप लोगों को हिंदी में भी नाम लिखने हैं और इसके इंग्लिश में भी नाम लिखने हैं। पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। इसका मतलब है कि जब अपन को कोई भी नया काम स्टार्ट करना होता है, तो अपन को कुछ पैसा लगाना होता है, जिसको अपन कहते हैं कैपिटल। ठीक है, इसमें कैपिटल भी अपन 2 या 3 तरह की पढ़ेंगे, जैसे जैसे अपने चैप्टर्स आते जाएंगे। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। अब एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे ओपनिंग कैपिटल उसको कहते हैं जो अपन बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस समय कैपिटल लगाते हैं। जैसे स्टार्टिंग अपने 1 लाख रुपए से कर दी, पूरे साल भर अपन ने जितना भी जिस भी प्रोडक्ट में अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है वो अपन ने सेल आउट किया। सेल आउट करने के बाद अपने पास प्रॉफिट बच रहा है 40,000 का। 1 लाख की कैपिटल अपन ने ऊपर लगाई है, 40,000 का प्रॉफिट अपन ने कमाया।
तो साल के एंड के अंदर आपकी जो कैपिटल हो जाएगी वो 1,40,000 हो जाएगी। कैपिटल में अपन प्रॉफिट ऐड करेंगे तो वो जो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी और वो कितनी हो जाएगी 1,40,000 की। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन करते हैं सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? बिक्री, विक्रय। तो इंग्लिश में इसको आप सेल्स लिखना। सेल्स का मतलब ये होता है कि जो वस्तुएं अपन ने तैयार की है, फैक्ट्री के अंदर जो चीज़ तैयार हुई है उसको आगे अपन को बेचना भी होता है। फैक्ट्रियों से डायरेक्ट जो माल खरीदते हैं वो कौन से व्यापारी खरीदते हैं? होलसेलर या एजेंट, जो मध्यस्थ होते हैं वो खरीदते हैं। फिर एजेंट और मध्यस्थ या होलसेलर जो हैं वो छोटी छोटी शॉप्स में माने रिटेलर को बेचते हैं। रिटेलर्स जो होते हैं उनको सेल आउट करते हैं। रिटेलर्स फिर क्या करते हैं? इस स्टॉक को लास्ट जो क्रेडिटर्स कस्टमर होते हैं, अंतिम उपभोक्ता जो होते हैं, उनको ये सेल करते हैं। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ती भी जाती है। पहले अपना फैक्ट्री के अंदर आएगा, फैक्ट्री के बाद फिर कौन आएगा? एजेंट आते हैं या मध्यस्थ आते हैं, फिर होलसेलर वाले आते हैं, होलसेलर के बाद फिर रिटेलर वाले आएंगे और रिटेलर के बाद फिर कस्टमर आएगा। तो लास्ट अपन तक जो वस्तु पहुंचती है वो बीच में 3 कड़ियों से होकर गुजर कर फिर अपने पास आकर पहुंचती है। तो इसको अपन कहते हैं सेल्स। सेल्स 2 तरह की होती है, एक होती है उधार बिक्री और एक होती है नगद बिक्री। उधार बिक्री को अपन इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट सेल्स, और नगद बिक्री को अपन कहते हैं कैश सेल्स। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल पर आपको बता रही हूँ कि जैसे आज के दिन में, क्योंकि व्यापारी जो हैं वो डेली की सेल्स काउंटिंग करते हैं, टोटल माल इन्होंने आज के दिन में 80,000 का बेचा है, जिसमें 50,000 की तो कैश है और 30,000 की उधार है। तो कैश सेल्स कितनी होगी? 50,000 की, और क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? 30,000 की। उसके बाद और टोटल सेल्स अगर अपन देखते हैं तो वो 80,000 की कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर अपन करते हैं आगम। आगम का मतलब होता है इनकम। जैसे कोई प्रोडक्ट आज अपने तैयार किया है, किसी भी चीज़ तैयार करने में अपनी कॉस्ट आई है 8 रुपये की, और मार्केट में अपन उसको 10 रुपये में बेच रहे हैं। मार्केट में तो पहुँचते पहुँचते तो वो 15 रुपये की हो जाती है, लेकिन फैक्ट्री में कोई चीज़ तैयार हुई है 8 रुपये की पर पीस के हिसाब से। इन्होंने एजेंट को फॉरवर्ड किया, बेचा, एजेंट को मध्यस्थों को बेचा तो 10 रुपये में बेचा है। तो फैक्ट्री की इनकम कितनी हो गई? 2 रुपये। ठीक है, फिर एजेंटों ने यही माल 12 रुपये में बेचा होलसेल वालों को, तो बीच में एजेंटों ने कितना कमाया? 2 रुपये। होलसेल वालों ने फिर रिटेल वालों को बेचा 2 रुपये में, 2 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा, तो कहाँ तक पहुँचा? मतलब रिटेलर तक पहुँचते पहुँचते वो 15 रुपये की चीज़ हो गई। अगर उसी चीज़ को रिटेलर 20 रुपये में बेच रहा है तो जहाँ फैक्ट्री वालों से लेकर और रिटेलर तक जितना भी बीच में इनकम आ रही है वो सब टोटल रेवेन्यू कहलाएगी, जिसको अपन आगम कहते हैं। आगम को इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू। फैक्ट्री वालों ने 2 रुपये कमाए, एजेंट ने भी 2 रुपये कमाए, उसके बाद है होलसेलर ने भी 2 रुपये कमाए और रिटेलर 3 रुपये कमाएगा, क्योंकि रिटेलर ज़्यादा इनकम मार्जिन रखता है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 9 रुपये। बनी कितने की चीज़ थी अपनी? 8 रुपये की, और 9 रुपये इसके ऊपर कमीशन और जोड़ते अब चीज़ हो गई 17 रुपये की। तो 9 रुपये जो आ गई वो अपनी आगम आ गई। आगम को कहते हैं टोटल रेवेन्यू। उसके बाद